6 सीटों पर माया बनाम मोदी, 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी। 2019 के महाभारत का सियासी रण अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की वो 8 सीटें हैं: नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी। यहां माया के महारथियों का मुकाबला मोदी के सिपह सालारों से है, जबकि हाथरस सीट पर एसपी और मथुरा सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की। यहां फिल्मी पर्दे की सबसे चमकदार चेहरों में शुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह से है, जबकि कांग्रेस ने महेश पाठक को मैदान में उतारा है। बात ताजनगरी आगरा की करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल का मुकाबला माया के महारथी मनोज कुमार सोनी से है, जबकि कांग्रेस ने प्रीता हरित को चुनावी मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सितारे राज बब्बर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी के सतीश गौतम यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि हाथी पर सवार अजीत बालियान मुकाबले के लिए तैयार हैं। विजेंद्र सिंह हाथ के साथ हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सचिन चौधरी हाथ के साथ हैं और दानिश अली माया के महारथी बनकर मैदान में उतरे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के भोला सिंह का मुकाबला कांग्रेस के बंशी सिंह से है। इस लोकसभा सीट पर बीएसपी के टिकट पर योगेश वर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि रामजी लाल सुमन सपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम को मुकाबले में उतारा है। नगीना सीट पर बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह के मुकाबले में गिरीश चंद बसपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि ओमवती देवी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दूसरे दौर के सियासी महाभारत के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश कर ली है। अब जनता की बारी है। 80 के अखाड़े में दूसरे दौर में 8 सीटों पर जनता तैयार नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दूसरे चरण का मतदान है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उसको आप देखिए, क्योंकि अगर आप मतदान करने के लिए इन 8 जगहों पर जा रहे हैं, इन 8 लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, या देश भर में कहीं भी आप मतदान कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपनी सेल्फी आप हमको भेजिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस सेल्फी को अपने चैनल पर दिखाएगा कि आपने अपने मत का प्रयोग किया है। तमाम हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। मोहम्मद आरिफ हमारे पास फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए हैं, उमेश श्रीवास्तव अमरोहा से और राजीव सिंह कान्हा की नगरी मथुरा से। आरिफ के पास एक बार फिर चलते हैं। आरिफ, फतेहपुर सीकरी के सियासी दंगल की जब हम बात करते हैं, गुड्डू पंडित का नाम भी सामने आता है। विवादास्पद बयान दिए, काफी सुर्खियों में रहे और मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था इस फतेहपुर सीकरी को। लेकिन इन सबके बीच जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे पिछले सांसद बाबूलाल के सामने भी थे, जिसके चलते उनका टिकट काट दिया गया। राजकुमार चहार की बात करें तो वो बीएसपी के में भी रहे, बीजेपी में आए, निर्दलीय भी रहे। आखिर असमंजस के भरे माहौल में मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? देखिए अनुपम, मुकाबला बेहद सटीक है। बहुत टाइट मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव है फतेहपुर सीकरी लोकसभा का, क्योंकि यहाँ ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ किसी की लहर है या गठबंधन का असर है, क्योंकि जो प्रत्याशी है उनके ऊपर पूरा चुनाव टिक गया है। चूंकि तीनों जो प्रत्याशी हैं वो पहली बार या फतेहपुर सीकरी से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन राज बब्बर 2009 में यहाँ चुनाव लड़े थे, लेकिन 10,000 वोटों से एक बार वो हार चुके थे। लेकिन अब फिलहाल जो गुड्डू पंडित है वो पहली बार है, राजकुमार चहार है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल जो चेहरे नए आए हैं इसको लेकर, लेकिन सवाल ये इस सीट को पिकनिक स्पॉट राजनीतिक दलों ने क्यों बना दिया है? फतेहपुर सीकरी को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। सीमा उपाध्याय आती थी हाथरस से, यहां से लड़ती थी, उसके बाद इस बार उन्होंने चाबी दंगल को छोड़ दिया।
राज बब्बर एक बार फिर फतेहपुर सीकरी के सियासी दंगल में आए हैं। गुड्डू पंडित बुलंदशहर को छोड़ करके आ गए फतेहपुर सीकरी में। ये क्या देख रहे हैं? सीट को तो पिकनिक स्पॉट बना दिया नेताओं ने। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से इस सीट को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। लोग बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाबूलाल चौधरी स्थानीय यहाँ के नेता माने जाते हैं और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और जो इनकी टिकट काट गई उसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को यहाँ मिली थी और उन्होंने पंचायत भी की थी और जिसमें लेकर उन्होंने अपना दुख रोया था। उन्होंने इस बात को अपनी पीड़ा जाहिर की अपने समर्थकों के सामने कि हमारी टिकट काट दी गई है, आखिर निर्णय क्या करना है। तो लोगों में अभी इस बात को लेकर काफी असमंजस है कि करना क्या है। अभी बस थोड़ी देर में पोलिंग स्टेशन पे हम खड़े हैं। तो खैर लेट हो गई, असमंजस में भी रहेंगे। तो आरिफ आपके पास हम आएंगे और क्योंकि 2009 से पहले ये सीट अस्तित्व में आती है और वहां पर पहले बसपा का कब्जा होता है, उसके बाद हम देखते हैं सीमा उपाध्याय का अनुपम आपने जिक्र किया। अभी इनकी गलबहियां जो है बीजेपी के साथ इंटरनली कही जा रही हैं भी और इस वजह से भी खैर इस पे हम और ज्यादा बातचीत करते रहेंगे। देखिए, बार बार अपील भी हम कर रहे हैं कि 7 बजे बजते ही आप लोगों को वोटिंग के लिए जाना है। आपके अगर संसदीय क्षेत्र जो है में वोटिंग है तो हम एक बार उमेश का जिक्र कर लेते हैं, अमरोहा का। उमेश, शायरों की नगरी तो है ही ये और हम देखते हैं और आपका अंदाज जो है उससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं, आप जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से तो विधानसभा में भी बीजेपी का दबदबा है, लेकिन अभी क्या सिचुएशन नजर आ रही है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है इस सीट पर? जी हाँ, देखिए जीनत, अमरोहा लोकसभा सीट का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है और वर्तमान भी बेहद दिलचस्प है। इतिहास की अगर हम बात करें अमरोहा लोकसभा सीट की तो यहाँ हर पार्टी का तकरीबन सांसद रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी एक ज़माने में यहाँ जीत का पताका फहराया था। निर्दलीय भी यहाँ से जीत करके गए थे। समाजवादी पार्टी के भी सांसद यहाँ से रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल के भी सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रह चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ की जनता का जो मिजाज है वो ये बताता है कि किस तरह का है। और जिस तरह से अमरोहा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के दौरान 1 लाख से ज्यादा मतों से कंवर सिंह तंवर जीते थे और इस बार कंवर सिंह तंवर की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है और यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां का वर्तमान भी बेहद दिलचस्प है। इस बार जो अमरोहा सीट की फाइट हो रही है, माफी चाहती हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, कंवर सिंह तंवर की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि हरियाणा से दानिश अली का जिक्र हो रहा है और उनकी पकड़ इसलिए स्ट्रांग मानी जा रही है कि पड़ोस वो हापुड़ से आते हैं। और आपने जिक्र किया, बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस जो है वो 1952 के बाद रहती है, 71 तक रहती है, उसके बाद 2 टाइम्स जो है वो सीपीआई और जनता पार्टी 1977 1980 में रहती है, 1984 89 में जनता दल रहती है। और अब अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो राशिद अलवी बीएसपी से जिम्मेदारी 1999 में संभालते हैं। तो सारी पार्टियों ने स्वाद चखा और इसको इंटरेस्टिंग देखिए, कहा जाता है कि सपा का गढ़ भी है वोटर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर भी बाहरी बनाम जो हमें कहें कि स्थानीय, वो भी एक इशू है वहां पर। जी हाँ, ये इशू रहता है। जो जनसभाएं होती हैं उनमें ये इशू उठाया जाता है। हाँ। लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत है, यहाँ विकास का मुद्दा तो रहता ही रहता है, लेकिन जब ईवीएम में बटन दबाने के लिए मतदाता पहुंचता है तो हिडन एजेंडा हो जाता है और वो हिडन एजेंडा अन्य मुद्दों पर भारी पड़ जाता है। ये स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई कमोवेश मथुरा में भी कही जाती है, फतेहपुर सीकरी में भी कही जाती है, अमरोहा में भी कही जा रही है, नगीना और बुलंदशहर में भी ये बातें सामने आती हैं। बुलंदशहर में जहाँ योगेश वर्मा प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वहां पर भी ये बात कही जाती है। तो अमूमन जितनी भी सीटें हैं ज्यादातर वहां पर ये बातें सामने आती हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब ईवीएम में बटन दबाने के लिए मतदाता आता है तो उसके दिमाग में विकास रहता है और वो हिडन एजेंडा रहता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा पहलू है। और मैं इस वक्त अमरोहा में मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से मतदाताओं की कतार लगनी यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि आप इन महिलाओं को देख सकते हैं, महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आधी आबादी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, अपने सांसद को चुनने के लिए लालायित है। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। माता जी नमस्कार, आप ये बताइए कि क्या सोच करके, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, क्या मुद्दे रहते हैं जब आप वोट करने के लिए जा रहे हैं? कौन बताएगा? हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप फर्स्ट वोटर बनने जा रही हैं और शायद पहला मतदान इस बूथ पर आप ही करें। कौन बताएगा? आप लोगों में से आप बताइए, इधर आइए थोड़ा सा।
आप ये बताइए कि क्या सोच करके आप अपना सांसद चुनने के लिए आई हैं, आपका अमरोहा कैसा होना चाहिए, क्या मुद्दे आपके जहन में रहते हैं, क्या कहेंगे? ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है जीनत, और ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपना मतदान करने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं। उमेश आपके पास आएंगे अनुपम, क्योंकि कुछ लोग बहुत कैमरे फ्रेंडली नहीं होते शायद इस वजह से, खासकर महिलाएं। लेकिन देखिए अच्छी बात कितनी है कि महिलाएं इतनी सुबह निकल गई हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए जो भी बिस्तर में सो रहे होंगे। और जब कहते हैं कि पहले आप मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए और घरों में बाकी सारे काम बाद में कीजिए, पहले आप मतदान केंद्रों तक जाइए, बच्चों को डोरेमोन या तमाम जो सीरियल्स हैं वो बाद में दिखाइए, सुबह उठ करके सबसे पहले मतदान करके आइए। उमेश, अमरोहा आमों के शहर की आपने बात बताई और जाहिर तौर पर वहां के सियासी समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। हम रुक करेंगे राजीव का, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से हमने देखा था कि 2014 में हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को हराया था, भले ही जयंत चौधरी इस बार सियासी दंगल को छोड़ करके बागपत चले गए हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट है नरेंद्र, कहीं ना कहीं वो एक बेहतर फाइट हेमा मालिनी के सामने दे रहे हैं। इसीलिए जाट वोटरों को साधने के लिए धर्मेंद्र तक को प्रचार के लिए चुनावी दंगल में कूदना पड़ा। अगर जी, हेमा मालिनी की गठबंधन के एक मौका है, शायद जो है थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम हो रही है। बातचीत करेंगे हम राजीव से, लेकिन अगर अनुपमा मथुरा सीट की बात करते हैं, देखिए आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, धर्मेंद्र का जिक्र हुआ, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत लेट से वो आए हैं। और हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारे जो एमपीज हैं उनकी प्रेजेंस कितनी है लोगों में। यहाँ पर जब हम हेमा मालिनी के बारे में देखते हैं कि वो सिर्फ 18 बहस में शामिल होती हैं, 210 सवाल करती हैं, उन्होंने 210 सवाल किए और उनका जो सांसद निधि था उनको उन्होंने 90% खर्च किया। लेकिन जब लोगों के बीच में आप जाएंगे तो देखेंगे कि डेवलपमेंट को लेकर उनमें नाराजगी है। बिल्कुल, राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, जो सवाल था मेरा, उस सवाल में एक बात और जोड़ता हूं। पिछले वक्त में जब मैं मथुरा गया, चुनाव प्रचार जब चल रहा था चरम पर, हेमा मालिनी से हमने सवाल किया कि आप अपने विकास कार्यों के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मुझे विकास कार्य याद नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो किताब भर जाएगी। तो उस बयान को सुनने के बाद भी हमें भी लगा कि आखिर हेमा मालिनी इस तरह का बयान दे रही हैं, तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी मथुरा की जनता के साथ उनकी होनी चाहिए, क्या वो कनेक्टिविटी वहां पर हो पाई? यकीनन देखिए, अगर जिस तरह से हेमा मालिनी को मथुरा की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जिताकर यहां से भेजा था, उसके मुताबिक हेमा मालिनी की आमद मथुरा में नहीं रही। उस तरह से हेमा मालिनी दोबारा मथुरा में नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद अनुपम, ये देखना होगा कि पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, वहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ ही, स्थानीय सांसद के साथ ही ये केंद्रीय सत्ता का चुनाव है। ऐसे में आपसे कुछ देर पहले जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तो जैसा कि आपने बताया, तो उनकी हेमा मालिनी की मथुरा में मौजूदगी को लेकर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हुई। उन्होंने ये कहा और उन्होंने नाराजगी जताई कि हेमा मालिनी को जितनी बार अयोध्या यहाँ मथुरा आना चाहिए था उतना नहीं आई क्यों, और रही बात विकास की, तो उतना विकास उनके स्तर से भी नहीं हुआ। लेकिन ये सच है कि मोदी योगी सरकार द्वारा अयोध्या मथुरा को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया, और यही कारण है कि एक के बाद एक, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, वो लगातार मथुरा के दौरे करते रहे, और खुद मथुरा से योगी सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी है। ऐसे में अगर सियासी समीकरण की बात करें तो मथुरा में जाटो वोट के साथ सवर्ण वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में जाटो जहां करीब 4.25 लाख वोट है, वहीं पर क्षत्रिय और ब्राह्मणों की संख्या भी करीब मिलाकर 5 लाख से ऊपर है। तो ये निर्णायक भूमिका में होने के कारण अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दों के साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी हम बात करेंगे कि आप लोग वोट डालने आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि इस बार किसका समर्थन करें? मोदी जी का। क्यों मोदी जी का? क्या हेमा मालिनी जी ने आपके क्षेत्र का जितना विकास करना था वो किया, उतनी बार आए? नहीं किया जी, इतना तो नहीं किया। आए थे पर बहुत कम आए थे। फिर भी आप वोट उन्हीं को देंगे? हम तो मोदी जी के ऊपर दे रहे हैं वोट। आपको क्या लगता है? मोदी। ठीक, आपके पास आएंगे। अब कौन किसे वोट दे रहा है उनकी निजी राय हो सकती है। आपसे बातचीत करेंगे राजीव, और हम इश्यूज की बात बार बार कर रहे हैं, हम मथुरा का जिक्र कर रहे हैं, धार्मिक नगरी और भगवान कृष्ण की नगरी के